Good morning, students. In this video, we will discuss next topics of the lesson 9, heredity and evolution. Evolution, it is a sequence of gradual changes which takes place in the primitive organisms over millions of years in which new species are produced. Evolution को means कि जैसे विकास, जो भी हमें ऑर्गेनिज्म में धीरे धीरे चेंजेस देखने को मिले बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की अगर हम बात करते हैं वहां से लेके इस टाइम तक जो भी हमें ऑर्गेनिज्म में चेंजेस देखने को मिले दैट इज नोन एज एवोल्यूशन. एज यू कैन सी इन द पिक्चर आर्क्योटेरिक्स विच इज बिलीव टू बी द मिसिंग लिंक बिटवीन डायनासोर्स एंड बर्ड्स. अब यहाँ ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो दैट इज इसका इट इज आर्क्योटेरिक्स. इसका जो फॉसिल मिला था तो ये मानना था जो स्टडी की गई इट इज अ मिसिंग लिंक बिटवीन डायनासोर्स एंड वर्ड्स. मीन्स ये क्या था, एक डायनासोर और वर्ड्स के बीच का लिंक था. ही मिसिंग लिंक मीन्स इंटरमीडिएट. आर्क्योटेरिक्स के जो कुछ कैरेक्टर्स थे वो डायनासोर से मैच करते थे एंड देयर आर सम कैरेक्टर्स जो कि किससे मैच कर रहे थे, वर्ड से. इसलिए इसे एक मिसिंग लिंक रखा गया बिटवीन dinosaurs and words. Homologous organs, organs which have same fundamental structures but different in functions. बच्चों homologous organs उन organs को कहा गया है मीन्स कि जिनका जो स्ट्रक्चर है that is same बट अगर हम फंक्शन की बात करें that is different. फॉर एग्जाम्पल फोलिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स. अगर हम वर्टिब्रेट्स के फोलिम्स को देखें और अगर हम उसमें स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जो होगा वो दैट इज सेम व्हाट फंक्शन इज डिफरेंट. मीन्स कि फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, चीता, फ्रॉग, तो ये जो आपके अपने फॉलिम्स को डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए यूज कर रहे हैं. सम यूज फॉर वॉकिंग, कुछ जो है वो रनिंग के लिए यूज करते हैं, कुछ जो है वो फ्लाइंग के लिए यूज कर रहे हैं. वट जो स्ट्रक्चर है दैट इज सेम बट जब हम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो वो हर किसी में डिफरेंट डिफरेंट है. सो उन ऑर्गन्स को हम होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं जहां स्ट्रक्चर अगर हम स्टडी करेंगे तो वो तो सेम होगा वट फंक्शन इज डिफरेंट. एनालॉगस ऑर्गन्स, organs which have similar functions but different in their structures. अब homologous के opposite जो होंगे जैसे यहाँ पर अब यहाँ क्या है जो function है that is same what structure is different. For example wings of insect and birds. अगर हम insect के wings की बात करें so that is membranous extensions of integument. means कि जो integument की जो membranous extension है they form wings of insect and birds के केस में wings are feather covered forelimbs. so that is in case of birds. means कि जो structure है वो दोनों के केस में क्या है, different है, अलग अलग है. but अगर हम function की बात करें both bird and insect use their wings for flight. ठीक है, तो मतलब उड़ने के लिए यूज कर रहे हैं दोनों अपने विंग्स का बट स्ट्रक्चर जो है इनका डिफरेंट है. सो ऐसे ऑर्गन्स को कहते हैं हम एनालोगस ऑर्गन्स. वेस्टिजियल ऑर्गन्स, वेस्टिजियल organs which are non-functional in the present day forms but were functional in ancestors. ancestors means हमारे पूर्वज. उन organs को वेस्टिजियल organs कहा गया है. मीन्स कि जो अगर हम अपने ancestors में बात करें तो उस टाइम वो फंक्शनल थे बट जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया दे रिमेन नॉन फंक्शनल. मीन्स कि ये ऑर्गन्स अभी भी हमारी बॉडी में हैं बट इस टाइम इन ऑर्गन्स का हमारी बॉडी में कोई फंक्शन नहीं है. बहुत पहले इन ऑर्गन्स का हमारे एंसेस्टर्स में फंक्शन था. फॉर एग्जाम्पल अपेंडिक्स एंड विजडम टूथ एज यू कैन सी इन द डायग्राम. अपेंडिक्स का जो था फंक्शन डाइजेशन में था हमारे एंसेस्टर्स में. अगेन विजडम टूथ जिसे कि थर्ड मोलर्स भी कहा जाता है. सो अगर हम एंसेस्टर्स की बात करें सो वो जैसे बहुत पहले मिलियंस ऑफ ईयर पहले की अगर हम बात करें तो वो जैसे ग्रास को ईट करते थे तो वहां पर मेस्टिकेशन के लिए यूज किया जाता था विजडम टूथ का. बट नाउ
एट प्रेजेंट टाइम दीज आर फंक्शनलेस। सो उन ऑर्गन्स को वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहा जाता है। बहुत पहले अगर हम एवोल्यूशन में एंसेस्टर्स में बात करें, सो दीज ऑर्गन्स आर फंक्शनल, बट विद इन द टाइम एट प्रेजेंट नो दे बिकम फंक्शनलेस। Next one is the fossils. The remains of dead animals or plants that lived in the remote past are known as fossils. बच्चों जैसे आपने fossils पहले भी सुना होगा, जो बहुत पहले प्लांट और एनिमल्स वरीड हो गए, ठीक है, दे बिकम डेड। धीरे धीरे क्या होता गया, सॉइल्स की लेयर बनती गई, प्रेशर पड़ता गया, एंड देन वो जो सॉइल्स की लेयर थी दे टेक द फॉर्म ऑफ ह्यूज रॉक्स, ठीक है, और जो प्लांट्स और एनिमल्स थे वो काफी नीचे पहुंच गए, बिकॉज मीन्स की जो सॉइल की लेयर्स थी वो प्रेशराइज करती गई उन्हें, एंड दे बिकम बरीड डीपर एंड डीपर इनटू द सॉइल, सो उसे फॉसिल्स कहा गया। Fossils are obtained by digging into the earth. The age of fossils are estimated by relative method and carbon dating method. So fossils का पता कैसे चलता है, जैसे मान लो कहीं पर अगर अर्थ की डिगिंग की जाती है वेरी डीप, सो कहीं रिमेन्स मिलते हैं प्लांट एंड एनिमल्स के, दोज आर fossils. Fossils का एज का पता कैसे लगाया जाता है, देयर आर टू मेथड्स by which age of fossils can be determined, relative method, carbon dating method. relative method में मेनली यही आएगा कि आपका जैसे ये जो आपका अप्रोक्सीमेट एज फॉसिल्स की उसके बारे में बताता है, एंड कार्बन डेटिंग मेथड्स में मींस कि आइसोटॉप्स का विद द हेल्प ऑफ कार्बन और उसके जैसे आइसोटॉप्स जो होते हैं फॉसिल्स के उसको कंपेयर किया जाता है। सो मेनली आपको मींस कि नेम पता होना चाहिए कि हाउ कौन से मेथड्स हैं जो कि फॉसिल्स केस को डिटरमिन करते हैं। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ फॉसिल्स, जैसे कि आपके यहाँ दे रखे हैं डायग्राम में, पिक्चर्स में दिखाए गए हैं। सम इंपॉर्टेंट फॉसिल्स आर एमोनाइट, ट्राइलोबाइट, डायनासोर्स, ठीक है। एमोनाइट्स जो थे आपके, दीज आर द ग्रुप ऑफ मैरीन मोलस्क, देन अगेन ट्राइलोबाइट, दीज आर द फॉसिल्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स, एंड देन डायनासोर्स। Darwin's theory. Darwin theory can be described as follow. Within any population, who is Darwin? Darwin जिसने मीन्स की थ्योरीज दी थी अबाउट एवोल्यूशन, एवोल्यूशन को जैसे उसने एक तरह से एक्सप्लेन करा था। Within any population there is natural variation. Some individuals have more favorable variations than others. मीन्स कि उसने ये कहा था कि अगर हम किसी पॉपुलेशन की बात करें तो वहां हमें वेरिएशंस, वेरिएशन मीन्स चेंजेस देखने को मिलते हैं। सम इंडिविजुअल्स हैव मोर फेवरेबल वेरिएशन, अगर हम एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात करें, सो सम हैव मोर फेवरेबल वेरिएशंस इवन दो ऑल स्पीशीज प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, पॉपुलेशन रिमेन फेयरली कांस्टेंट नेचुरली। अगर जैसे हम रिप्रोडक्शन की बात करें, इंडिविजुअल्स फर्दर ऑफस्प्रिंग्स जो वो दे रहे हैं, दैट इज पॉपुलेशन जो है दैट इज कांस्टेंट नेचुरली, मींस कि जैसे हम ये नहीं कहेंगे कि जितनी भी जनरेशंस को अगर हम स्टडी कर रहे हैं, सो दोज आर डिफरेंट विद ईच अदर। दिस इज ड्यू टू स्ट्रगल बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज एंड डिफरेंट स्पीशीज फॉर फूड, स्पेस, देन मेटिंग। और ये जो पॉसिबल हो पाया है दैट इज बिकॉज देयर इज अ स्ट्रगल बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स for their requirements. The struggle for survival within population eliminates the unfit individuals. इसे जैसे यहाँ पर आपका नेचुरल सिलेक्शन का एक्सप्लेन करा गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स कि जब इंडिविजुअल सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करते हैं आपस में, सो जो इंडिविजुअल मीन्स कि उनमें कंपटीशन होगा और जो विन करेगा ओनली वही एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएगा, एंड जो अनफिट इंडिविजुअल्स होंगे those are eliminated from the population. The fit individuals possessing favorable variations survive and reproduce. और जो fit individuals होंगे मीन्स की जो compete कर पाएंगे दूसरों के साथ, ठीक है, और जिनमें favorable variations देखने को मिलेंगी, ओनली वही individuals survive करेंगे। ये जो प्रोसेस है इसे natural selection कहा गया। The individuals having favorable variation pass on these variation to their progeny from generation to generation. और जो वेरिएशंस इंडिविजुअल्स में आती हैं आफ्टर कंपटीशन,
सो वो क्या करते हैं, उन वेरिएशंस को अपनी बहुत से आगे आने वाली जनरेशंस तक पास करते रहते हैं ताकि उनकी प्रोजनी इजिली सर्वाइव कर सके एनवायरनमेंट में. These variations when accumulated over a long period of time lead to the origin of new species and when ये जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं धीरे धीरे ये एक्यूमुलेट होते जाएंगे. सो जो बहुत टाइम के बाद जो हमें स्पीशीज देखने को मिलेंगी दोज हैव डिफरेंट कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू द देयर पेरेंट्स. ठीक है, मीन्स की नेचुरल सिलेक्शन किसे कहा गया है, अगर आपका जो हम अभी नेक्स्ट करेंगे natural selection, it is the process of evolution of a species whereby characteristics which help individual organism to survive and reproduce are passed on to their offsprings and those characteristics which do not help are not passed. Natural selection means process of evolution of a species जिसमें क्या होता है, वो करेक्टर जो कि इंडिविजुअल को सर्वाइव करने में हेल्प कर रहे हैं. ठीक है, तो इंडिविजुअल क्या करेगा, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन उन कैरेक्टर्स को नेक्स्ट जनरेशन में पास करेगा और जो कैरेक्टर्स यूजफुल नहीं है वो कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होंगे. सो दिस इज नोन एज नेचुरल सिलेक्शन. दो डार्विन थ्योरी वाज वाइडली एक्सेप्टेड, मींस टू से एक्सेप्ट दिस थ्योरी वाज वाइडली एक्सेप्टेड, बट मेनली यही था जो डार्विन थ्योरी थी उसने ये एक्सप्लेन नहीं करा था कि हाउ वेरिएशंस अराइज, मींस की जो वेरिएशंस है वो कैसे, जो चेंजेस है वो कैसे आ रहे हैं. विद द प्रोग्रेस इन जेनेटिक्स द सोर्स ऑफ वेरिएशन वाज एक्सप्लेन्ड टू बी द genes vary in natural population. Genetic variation is the raw material or evolution. मींस की डार्विन थ्योरी का मेन यही था कि जो आपका सोर्स ऑफ वेरिएशन है दैट इज was explained to be the genes. genes को ही कहा गया source of variation. Then these days the most accepted theory of evolution is the synthetic theory of evolution in which the origin of species is based on both genetic variation and natural selection. But अगर हम present time की बात करें so most favorable one is the synthetic theory of evolution. उसमें क्या एक्सप्लेन करा गया है, मेनली ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो है दैट इज बेस्ड ऑन जेनेटिक वेरिएशन एज वेल एज नेचुरल सिलेक्शन. सो जैसे एज यू कैन सी इन द पिक्चर, वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, न्यू जनरेशन. वेरिएशन, इंडिविजुअल शो वेरिएशन, सम ऑफर एंड एडवांटेज जैसे वेरिएशन देखने को मिली. देन सेकेंड में नेचुरल सिलेक्शन, बेस्ट सूटेड आर फेवर्ड एंड सिलेक्टेड. जिन इंडिविजुअल्स में मींस की जो उस एनवायरनमेंट को अपने आप को उस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाए, दोज आर सिलेक्टेड बाय नेचर. एंड देन लास्ट में हमें जो इंडिविजुअल्स एनवायरनमेंट में अपने आप को सरवाइव करने के कैपेबल थे वही जनरेशंस हमें नेक्स्ट देखने को मिली. सो उन्हीं की फ्रिक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हुई, वेरिएशन इंक्रीजेज इन फ्रिक्वेंसी और वेरिएशंस भी धीरे धीरे क्या होती गई, एक्यूमुलेट होती गई ओवर जनरेशंस. Speciation. A species is a population of organisms consisting of similar individuals which can breed together and produce fertile offsprings. Speciation mainly किसे कहा गया है, the process by which new species develop from existing species. means कि जो new species arise हो रही है that is from the existing one. वो कहाँ से आ रही है, उसी species है जो कि already पहले से है. so उसे speciation कहा गया. important factors which could lead to formation of new species. कौन कौन से factors हैं मीन्स की जो कि new species को favor करते हैं. geographical isolation of a population which leads to reproductive isolation due to which there is no flow of genes between separated group of populations. geographical isolation means for अगर कहीं पर a group of individuals रह रहा है, so due to certain natural calamities कुछ ऑर्गेनिज्म वहां से मूव कर गए, तो वो जो हो गए, वो जो ग्रुप था वो मीन्स कि 2 में डिवाइड हो गया. सो अब कोई चांस नहीं है कि वहां पर फ्लो ऑफ जीन्स हो पाए. सो मीन्स कि जो वहां हमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी देखने को मिलेगी क्योंकि अब वो जो सिंगल ग्रुप था वो अब 2 ग्रुप्स में बंट चुका है. देन सेकेंड, जेनेटिक ड्रिफ्ट ड्यू टू ड्रास्टिक चेंजेस इन फ्रीक्वेंसीज. अब यहाँ पर ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है ये मेनली होता क्या है,
वेरिएशन इन relative frequency of different genotype in small population मीन्स कि कहीं पर अगर हम स्मॉल पॉपुलेशन को कंसीडर कर रहे हैं फॉर आवर स्टडी, देन वेरिएशन इन रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप, सो वहां जो मीन्स की वेरिएशन देखने को मिलेगी जीनोटाइप्स में। सो दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। जीनोटाइप हम पहले ही बता चुके हैं अपनी लास्ट असाइनमेंट में, जीनोटाइप में जिसमें कि हम जीन्स की बात करते हैं, जेनेटिक मेकअप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। वेरिएशंस कॉज इन इंडिविजुअल ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन, और इंडिविजुअल्स में वेरिएशंस का क्या कारण है? अगेन नेचुरल सिलेक्शन। देन एवोल्यूशन ऑफ आईज। The eye is complicated organ which cannot be generated by a single DNA change. The complex body organs of animals such as eyes have been created in stages over many generations. अब यहाँ पर evolution बताया गया है, that is of eyes means कि complex body organ of animals such as eyes have been created in stages over many generations। जैसे प्रेजेंट डे जो ऑर्गेनिज्म में ये कहा गया है कि आई को भी, इसमें भी बहुत से जैसे वेरिएशंस हुई और प्रेजेंट स्टेज तक जो ये स्ट्रक्चर है ये कैसे पहुंचा। फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक आई लाइक दैट ऑफ फ्लैटवर्म विच आर सिंपल आई स्पॉट्स विच कैन डिटेक्ट लाइट। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं फ्लैटवर्म से, जो बेसिक आई थी मीन्स कि एक सिंगल स्पॉट था, ठीक है, और उसका यही फंक्शन था टू डिटेक्ट द लाइट। After this, more and more complex eyes were evolved in many organisms। फिर धीरे धीरे क्या होता गया, हम ये नहीं कह सकते कि हर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट टाइम तक भी ओनली एक सिंगल स्पॉट ही है, ऐसा नहीं है। मोर एंड मोर कम्प्लेक्स आईज इवॉल्व इन मैनी ऑर्गेनिज्म। टाइम के साथ कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती गई। द स्ट्रक्चर ऑफ आईज इन ईच ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट। और अगर हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में आई के स्ट्रक्चर को देखें, सो दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। एवोल्यूशन ऑफ आई इज एन एग्जाम्पल ऑफ एवोल्यूशन वाइज स्टेजेस। अब यहाँ पर आई का एवोल्यूशन ऑफ आईज को क्यों एक्सप्लेन करा गया? बिकॉज हम मेनली क्या स्टडी कर रहे हैं? एवोल्यूशन। सो यहाँ पर भी अगर हम आई के स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो उसमें भी क्या देखने को मिले? टाइम के साथ साथ चेंजेस देखने को मिले, ठीक है। सो इसीलिए कहा गया है कि जो आई एवोल्यूशन ऑफ आई है उसे भी किसमें रखा गया है, किसके एग्जांपल में? एवोल्यूशन बाय स्टेजेस। एवोल्यूशन ऑफ फेदर्स। समटाइम्स an evolutionary change produced in an organism for one purpose later on becomes more useful for an entirely different function। यहाँ ये कहा गया है बच्चों कि जो एवोल्यूशनरी चेंज किसी ऑर्गेनिज्म में होता है, कई बार क्या होता है मीन्स कि वो पहले किसी और पर्पस के लिए चेंज हुआ था ऑर्गेनिज्म में, बट लेटर ऑन वही सेम स्ट्रक्चर किसी और पर्पस के लिए यूज किया जाने लगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ वर्ड्स इवॉल्व फेदर्स एज अ मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग इंसुलेशन टू देयर बॉडीज। वर्ड्स में जो फेदर इवॉल्व हुए थे मेनली क्या फंक्शन उनका? दे प्रोवाइड इंसुलेशन टू देयर बॉडीज इन कोल्ड वेदर। मीन्स कि कोल्ड वेदर में जो कोल्ड से उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे फेदर्स। बट लेटर ऑन उन्हीं फेदर्स का यूज वर्ड किसके लिए करने लगे? उड़ने के लिए, ठीक है, फ्लाइंग के लिए। इवन सम डायनासोर्स हैव फेदर्स दो दे कुड नॉट फ्लाई यूजिंग फेदर्स। जैसे कुछ डायनासोर्स की स्पीशीज ऐसी थी जहां की फेदर्स प्रेजेंट थे, बट इट डजंट मीन कि वो फ्लाई के लिए यूज करते थे। मीन्स कि वो फेदर्स तो वहां प्रेजेंट थे बट दे कुड नॉट फ्लाई यूजिंग फेदर्स, फ्लाई नहीं कर सकते थे। Birds, however, adapted feathers for flying। What birds ने क्या किया? जो feathers थे adapt कर लिए flying के लिए। The presence of feathers on birds tell us that birds are closely related to dinosaurs। So means कि जैसे यही मैंने आपको बताया कि डायनासोर्स में भी feathers थे, वर्ड्स में feathers है, बट वर्ड्स ने feathers को कहाँ अडाप्ट कर लिया? फॉर फ्लाइट। बट यहाँ से एक क्या हमें क्लू मिला कि जो वर्ड्स थे दोज आर क्लोजली रिलेटेड टू डायनासोर। Evolution by artificial selection। Different looking organisms can be created from the same basic design of ancestors। This is called evolution by artificial selection। Means कि different organisms
को हम क्रिएट कर सकते हैं, वह जो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री होगी ऑर्गेनिजम्स की दैट इज सेम। उस एवोल्यूशन को कहा गया दैट इज बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन, मींस कि हम आर्टिफिशियली भी ये जो है आपका जैसे इन केस ऑफ एवोल्यूशन दैट कैन बी पॉसिबल। फॉर एग्जांपल कैबेज, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कोलराबी, केल, these all are made artificially from wild cabbage। अगर these are different varieties और जो इनका ancestors है that is same, कहाँ से इवॉल्व होके आई ये सारी? from the wild cabbage। When farmers wanted very short distances between the leaves of wild cabbage, the common variety of cabbage was evolved। farmers जब कौन सा करेक्टर लाना चाहते थे? शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन लीव्स के बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस हो, तो कौन सी वेराइटी इवॉल्व होके आई थी? कैबेज। सेकंड, फार्मर्स वांटेड अरेस्टेड फ्लावर डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड कैबेज, ब्रोकली वाज इवॉल्व एज यू कैन सी इन द पिक्चर। ठीक है, जब कौन से करेक्टर के लिए ब्रोकली इवॉल्व हुई थी? फॉर अरेस्टेड फ्लावर डेवलपमेंट। Then, when farmers wanted sterile flowers of wild cabbage, cauliflower was evolved। Then cauliflower कब evolved हुई? That is when farmers कौन सा character means कि वो artificially by evolution लाना चाहते थे? That is sterile flower development। Then next one is the farmers wanted swollen parts of wild cabbage, kohlrabi was evolved। कोलराबी में जो करेक्टर था दैट इज swollen parts of wild cabbage। एंड लास्ट वन इज द केल, वो इवॉल्व हुई थी दैट इज जब फार्मर्स ने कौन सा करेक्टर आर्टिफिशियल सिलेक्ट करा? टू ग्रो लार्ज लीव्स ऑफ वाइल्ड कैबेज। सो बच्चों ये जो एवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन में हम वाइल्ड कैबेज का एग्जांपल कर रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है? जो डिफरेंट वाइल्ड कैबेज से ये जितनी भी वेराइटीज इवॉल्व करवाई गई, इनमें हर किसी का कैरेक्टर ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कैबेज में था शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन लीव्स, इन केस ऑफ ब्रोकली arrested flower development, in case of cauliflower sterile flowers, in case of kohlrabi swollen parts, then last one is the kale, that is the large leaves of wild cabbage। so अगर हम इसकी बात करें so ancestors क्या थे? that is same wild cabbage। so एक एग्जांपल था आपका evolution by artificial selection। evolution is not progress। अब यहाँ आपका ये एक्सप्लेन करा गया है there is no real progress in the concept of evolution। evolution is just a production of diversity of life forms, means कि evolution को progress के साथ correlate नहीं करा गया है। evolution क्या है आपका? just production of diversity of life forms, means कि evolution में हम ये कह सकते हैं कि हमें life forms की अलग अलग diverse form देखने को मिल रही हैं and shaping of this diversity by environmental selections। the only progress in evolution is that more and more complex organisms have emerged over ages। so अगर हम प्रोग्रेस के वे में बात करें so जैसे जैसे टाइम आगे चलता गया ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती गई। इट इज कॉमन बिलीफ दैट चिंपैंजी आर द एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मींस कि ये मानना है कि चिंपैंजी जो थे वो ह्यूमंस के एंसेस्टर्स थे, बट इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, इसका कोई एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि दैट इज नॉट ट्रू। Actually, both chimpanzees and human beings had a common ancestors longer time ago। ये बात इसलिए कही गई बिकॉज जो ह्यूमंस और चिंपैंजी के एंसेस्टर्स थे वो बहुत टाइम तक सेम रहे हैं। देन नेक्स्ट वन इज द ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन एवोल्यूशन को भी स्टडी करा गया था विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप लाइक एक्सकेवेटिंग, मीन्स की बाय डिगिंग द अर्थ, कार्बन डेटिंग, स्टडिंग फोसिल्स को स्टडी करके बाय कार्बन डेटिंग मेथड, बाय डिटर्मिनिंग डिफरेंट डीएनए सीक्वेंसेस जो भी फोसिल्स मिले थे। सो ह्यूमन एवोल्यूशन को भी स्टडी करा गया इन टूल्स की हेल्प से। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर अ सिंगल स्पीशीज कॉल्ड होमो सैपियंस। होमो सैपियंस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन। It has now been established by research that the earliest member of human species came from Africa। और जब रिसर्च करी गई तो वहां से यही
पता चला कि जो बहुत पहले के ह्यूमंस के जो मेंबर्स थे, दोज आर कमिंग फ्रॉम अफ्रीका। सो यहाँ ये कहा गया है कि दैट डजेंट मैटर कि ह्यूमंस थाउजेंड ऑफ ईयर्स के बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स, कैसे कैसे उसमें एवोल्यूशन होता गया और कहाँ कहाँ ह्यूमन स्पीशीज ने रहना स्टार्ट कर दिया। वट वी ऑल हैव अफ्रीकन रूट्स। अगर हम रूट्स की बात करें इन वे ऑफ एवोल्यूशन, सो वी ऑल हैव अफ्रीकन रूट्स। तो जैसे आप यहाँ पिक्चर्स में देख सकते हो कि बहुत जो पहले ह्यूमंस, ठीक है, कैसे था, धीरे धीरे चेंजेस होते गए विद द टाइम, एंड देन ह्यूमंस ने कैसे कैसे चेंजेस किए, और जो प्रेजेंट डे ह्यूमन है that have so much different characters as compared to their ancestors. Origin of life. Darwin's theory of evolution tells us how life evolved from simple to more complex. जो अभी हमने डार्विन थ्योरी करी उसमें यही कहा गया है कि कैसे लाइफ सिंपल से कम्प्लेक्स फॉर्म्स की तरफ जा रही है। और जो हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट लास्ट वीडियो में हमने करे थे, तो वो एक्सप्लेन कर रहे थे आपके मैकेनिज्म फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, कि जो ट्रेड्स हैं वो कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट हो रहे हैं। What neither tells us anything about how life began on earth in the first place. But यहाँ ये एक्सप्लेन नहीं करा गया है कि अगर हम बहुत पहले की बात करें, ठीक है, मीन्स कि लाइफ ओरिजिनेट हुई कैसे। क्योंकि एक तो आपका वेरिएशन का एक्सप्लेन कर रहा है कि वेरिएशंस देखने को मिली, मेंडल एक्सपेरिमेंट्स में हमें हेल्प मिली कि हाउ ट्रेड्स आर इनहेरिटेड। सो यहाँ मेन एक्सप्लेनेशन ये नहीं दी गई है कि जो हाउ लाइफ इज ओरिजिनेटेड, कि स्टार्टिंग में लाइफ ओरिजिनेट हुई कैसे। सो देयर आर सम क्वेश्चंस, ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। These are the answers. So that is all about lesson 9, heredity and evolution. Thank you.